प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रथम एमएसएमई क्षमता निर्माण योजना और पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम की नई स्कीम का किया शुभारंभ। राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार भी किए वितरित। मुख्यमंत्री से जुड़े खनन, लीज और शेल कंपनी मामले में झारखंड हाईकोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन की बेंच में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है मामला। जैक द्वारा आज जारी होगा इंटर कला और वाणिज्य संकाय का परीक्षाफल। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के नतीजे 15 जुलाई तक हो सकते हैं घोषित। हूल दिवस पर आज संताल सहित राज्य भर में कार्यक्रमों का आयोजन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भोगनाडीह में कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पीएम उद्यमी भारत कार्यक्रम के दौरान कई नए कार्यक्रमों की शुरुआत की है। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार भी वितरित किए। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी के भारत में एमएसएमई की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। हमारे पंतप्रधान इक्कीसवीं सदी का भारत जिस ऊंचाई को प्राप्त करेगा उसमें आप सभी की भूमिका बहुत अहम है। भारत का एक्सपोर्ट लगातार बढ़े, भारत के प्रोडक्ट्स नए बाजारों में पहुंचे, इसके लिए देश के एमएसएमई सेक्टर का सशक्त होना बहुत जरूरी है। हमारी सरकार आपके इसी सामर्थ्य, इस सेक्टर की असीम संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले रही है, नई नीतियां बना रही है। हमारे देश के हर जिले में, हर हिस्से में जो हमारे अद्भुत उत्पाद हैं, उन लोकल उत्पादों को हमने ग्लोबल बनाने का संकल्प लिया है। प्रयास ये है कि मेक इन इंडिया के लिए लोकल सप्लाई चेन बने, जो भारत की विदेशों पर निर्भरता कम कर सके। और इसलिए एमएसएमई सेक्टर का विस्तार करने पर अभूतपूर्व बल दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज अनेक नई योजनाएं लॉन्च की गई है। हजारों करोड़ रुपए की ये योजनाएं एमएसएमई की क्वालिटी और प्रमोशन से जुड़ी है। भारत के अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 अगस्त को होगा। निर्वाचन आयोग ने बताया कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए 5 जुलाई को अधिसूचना जारी की जाएगी। 19 जुलाई तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं। 20 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। इसके लिए 5 जुलाई को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। उम्मीदवार 19 जुलाई तक अपना नामांकन करा सकेंगे। 20 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 22 जुलाई तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा। ध्यान रहे कि वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त 2022 को खत्म हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कंप्यूटरीकरण की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य पैक्स की दक्षता बढ़ाना, उनके संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है। मोदी सरकार के इस फैसले से 13 करोड़ से अधिक किसानों को सीधा फायदा होगा। पैक्स के कंप्यूटराइजेशन पर लगभग 3,91,000 रुपया खर्च आएगा और जो पैक्स पहले से जिनका कंप्यूटराइजेशन हुआ है उनको भी 50,000 रुपया पर पैक के हिसाब से उसको पैसा दिया जाएगा।
ताकि वो अपना सॉफ्टवेयर एक कॉमन सॉफ्टवेयर के रूप में बनाए और इंटीग्रेट बाकियों के साथ कर सके। इस प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन से सभी पैक्स और हमारे जो डीसीसीबी हैं यानी कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में बैंकिंग सर्विस उपलब्ध करवा सकेंगे। रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और इससे सेवाएं भी ज्यादा बढ़ेंगी। इसके लिए इनके सॉफ्टवेयर और कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के बीच डाटा आदान प्रदान की व्यवस्था भी होगी और पैक्स का जो सॉफ्टवेयर है को विभिन्न गवर्नमेंट पोर्टल्स के साथ भी लिंक किया जाएगा। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने गुजरात के सीएम के तौर पर राज्य में पैक्स में सुधारों की अहम शुरुआत की थी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में उत्पादित कच्चे तेल को नियंत्रण मुक्त करने को मंजूरी दी है। ये निर्णय 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी होगा। अब सब ईएनपी कंपनीज अपनी फील्ड के क्रूड ऑयल को घरेलू बाजार में बेचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होंगे। यानी कि जो कंपनीज एक्सप्लोरेशन क्रूड ऑयल की करती थी, अब उनको केवल सरकारी कंपनियों को ही नहीं बेचना है, वो घरेलू बाजार में किसी भी कंपनी को बेचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगी। सरकारी राजस्व यानी कि रेवेन्यू जैसे कि रॉयल्टी, सेस इत्यादि यूनिफॉर्म तरीके से सभी कॉन्ट्रैक्ट्स पर निर्धारित किए जाएंगे। पहले की तरह निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट की अनुमति नहीं रही। सो वॉट एवर दे गोइंग टू एक्सप्लोर एंड प्रोड्यूस that will be sellable only in the domestic market, but they will have a freedom not only to sell it to the government companies but also to any private company. They will be free to doing so. ऊर्जा सेक्टर में चौतरफा सुधारों की दिशा में मोदी सरकार आगे बढ़ी है, जिससे भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ ही तेल क्षेत्र में आयात पर निर्भरता को कम से कम किया जा सके। मौजूदा समय में देश अपनी कुल तेल जरूरतों का 15% घरेलू उत्पादन से पूरा करता है। मोदी सरकार के प्रयासों से तेल और गैस का घरेलू उत्पादन भी खूब बढ़ा है। पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण के 10% के लक्ष्य को समय से पहले पूरा कर लिया गया है। अब इसे 20% तक ले जाने पर काम किया जा रहा है। इसके साथ ही वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों, सोलर आदि पर भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। डीडी न्यूज के लिए नई दिल्ली से शैलेंद्र मिश्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े शेल कंपनी मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले 23 जून को झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई थी, जिसमें हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ताओं ने अदालत में जानकारी दी थी कि हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई है और उस एसएलपी पर सुनवाई अभी होनी है, इसलिए उन्हें इस मामले में कुछ समय दिया जाए। लेकिन अदालत ने उनके आग्रह को नजरअंदाज करते हुए सुनवाई के लिए आज की तिथि निर्धारित की थी। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 14,506 नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कोविड के उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 99,602 हो गई है। 98.55% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 3.72% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 4.16% दर्ज किया गया है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 44 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जबकि 31 कोरोना वीरों ने इस बीमारी को हराकर जिंदगी की जंग जीती है। राज्य में फिलहाल कोरोना के 284 सक्रिय मामले शेष हैं, जबकि रिकवरी रेट 98.72% है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान में देश ने एक और नया कीर्तिमान स्थापित किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 197 करोड़ 46 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। कला और वाणिज्य के लिए जैक 12वीं के परीक्षा परिणाम आज दोपहर 2:30 बजे जारी किए जाएंगे। इस रिजल्ट को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jackresult.com पर देखा जा सकता है। इस परीक्षा में करीब 2.5 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो आज इसका परिणाम जारी करेंगे। इसे लेकर परीक्षार्थियों का इंतजार आज दोपहर बाद खत्म हो जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई और काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISCE 10वीं और 12वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा के नतीजे
15 जुलाई तक घोषित कर सकते हैं। फिलहाल मूल्यांकन की प्रक्रिया चल रही है। सीबीएसई 10वीं की परीक्षा 24 मई को संपन्न हुई थी, जबकि 12वीं कक्षा की परीक्षा 15 जून को समाप्त हुई थी। 10वीं के लिए करीब 18 लाख विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। देवघर में 2 साल बाद श्रावणी मेले को लेकर वहां के व्यवसायी काफी उत्साहित हैं। चैंबर ऑफ कॉमर्स ने इसे लेकर आज उपायुक्त के साथ एक बैठक की। इस बैठक में होटल व्यवसाय को पुनर्जीवित करने के लिए विभिन्न मांगे रखी गईं। व्यवसायियों का मानना है कि 2 साल तक मंदी की मार झेलने के बाद अब उनके दिन अच्छे होंगे। परगना चैम्बर ऑफ कॉमर्स सावन मेला के संबंधित उनके भी कुछ सुझाव थे। खासकर टावर चौक के आसपास जो है बहुत ज़्यादा लोग नहीं आ पाता और सारा जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो रहता है सावन से जुड़ी हुई है वो बरमसिया चौक और वाघमारा बस स्टैंड और इस तरह लक्ष्मीपुर चौक यहीं चली जाती है। पिछले दिनों देवघर में आयोजित केसीसी ऋण वितरण कार्यक्रम में उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने जिस प्रतियोगिता की शुरुआत की थी, उस प्रतियोगिता से इस कार्यक्रम को काफी बल मिला है और ऋण वितरण में तेजी आई है। उपायुक्त ने केसीसी ऋण वितरण को बेहतर बनाने के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया। 23 जून को माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और कृषि विभाग के निर्देशानुसार हम लोग सभी प्रखंड मुख्यालयों में केसीसी वितरण का कैंप लगाए थे और उस समय हम लोगों ने एक हेल्दी कंपटीशन लगाने के लिए राज्य के निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त छवि रंजन की देखरेख में जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन संपन्न हुआ। चुनाव में जिला परिषद अध्यक्ष निर्मला भगत और जिला परिषद उपाध्यक्ष के तौर पर वीना चौधरी ने बाजी मारी। इस दौरान नवनिर्वाचित जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शपथ भी दिलाई गई। तो सर हम लोग आपको खाली नाम लिखा हुआ रहेगा ये तो अच्छा वो भारत पेपर दो उम्मीदवार हैं तो हम फाइल कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, कर देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 12 जुलाई को देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन कर सकते हैं। देवघर जिला समेत संताल परगना और आसपास के लोगों को एयरपोर्ट के उद्घाटन का बेसब्री से इंतजार है। देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन का बेसब्री से इंतजार कर रहे स्थानीय लोगों का कहना है कि एयरपोर्ट चालू होने से बाबा के भक्तों को उनके दरबार तक पहुंचने में काफी सुविधा होगी। कई लोग बाबा बैजनाथ की पूजा अर्चना कर समय रहते वापस लौट भी सकेंगे। हजारों हजार श्रद्धालु आते रहते हैं। उनके लिए बहुत ही सुगम कम समय में बहुत से ऐसे श्रद्धालु हैं जिनके पास समय का अभाव रहता है, वो बाबा का दर्शन नहीं कर पाते हैं। उनके लिए एक बहुत ही वरदान साबित होगा। देवघर एयरपोर्ट शुरू होने से बाबा नगरी में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। टैक्सी स्टैंड पर बैठे सभी ड्राइवर भी एयरपोर्ट शुरू होने की प्रतीक्षा में हैं। देवघर से किसी भी जगह जाने के लिए इनका किराया लगभग 10 रुपए से 15 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से रखा गया है। भाड़ा अभी बहुत दूर दूर से यात्री नहीं आते हैं। उसके बाद एयरपोर्ट से हम लोग को यहाँ ड्रॉप करने के लिए बाबा धाम, बासुकीनाथ या फिर भागलपुर, दुमका तरह तो मैंने बाहर से लोग आएंगे डायरेक्ट दिल्ली से, हम लोग को भाड़े मिलेंगे। देवघर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के लिहाज से निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगा और कुछ मिनटों तथा घंटों की उड़ान से बाबा भोलेनाथ के भक्त उनके दरबार में हाजिरी लगा सकेंगे। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। हजारीबाग जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर बहोरनपुर पहाड़ी के पास पुरातत्व विभाग को करीब 1400 वर्ष पुरानी नगरीय सभ्यता की गवाही देने वाले कई प्रमाण मिले हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की देखरेख में यहां पिछले 1.5 साल से खुदाई कराई जा रही है। पहले चरण में यहां बौद्ध मंदिर और बौद्ध धर्म से जुड़ी कई मूर्तियां मिली थीं। विभाग का ये बहोरनपुर इलाका है और ये पीछे सीतागढ़ा पहाड़ है। यहाँ पर कुछ है वो बुद्धिस्ट या बुद्धिज्म का जो हम कहते हैं कुछ मूर्तियां यहाँ पर खुदाई के दौरान मिली हैं, जिसे एएसआई ने पटना में ले जाकर प्रिजर्व किया है। हमारे साथ स्थानीय मृत्युंजय जी हैं, हम उनसे जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पर खुदाई हुई और क्या क्या चीजें मिली है। सर ये बहोरनपुर गांव है, तो यहाँ पे काफी पहले से टेरिकोटा का ईंटा या छोटे छोटे मूर्ति का ये मिलता था।
तो गांव वाले लोग काफी पहले से सचेत थे कि भाई यहाँ कुछ है जरूर, हम लोग को भी दिखाते थे। तो हम लोग भी सोचते थे कि पता नहीं यहाँ पे सचमुच कुछ होगा। फिर ASI को और बाकी और भी संस्थाओं को लिखा गया, तो उन लोग का फिर टीम आया, तो उन लोग सर्च किया, तो बोला कि नहीं, सो ये मोनेस्ट्री यहाँ पर बुद्धकालीन का पाल समय का मोनेस्ट्री और पाल कालीन मूर्ति यहाँ पे होना चाहिए। फिर उन लोग ने 2-3 साल पहले से खुदाई शुरू किया, तो उनको 2-3 टिल्हे के खुदाई शुरू की, तो उनको काफी ज्यादा मात्रा में मूर्ति और तरह तरह के पालकालीन उस समय की चीज मिले। तो इसीलिए उन्होंने दावा किया कि नहीं, ये बहुत बड़ा पुराना और बहुत बड़ा मोनेस्ट्री रहा होगा कभी बुद्ध का। फिर भी जानकारी या ASI की टीम जब आई थी तो उन्हें क्या लगता है कि ये कितना पुराना हो सकता है और किस तरह की चीजें मिली है? यहाँ पे करीब 1200 से 1300 ईस्वी का वो लोग बताते हैं कि चीजें हैं, जैसे बर्तन के कुछ टुकड़े, मूर्तियां बहुत खूबसूरत मूर्तियां मिली हैं बुद्ध भगवान की। सर्व करने के लिए या इसे एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए भी कोई प्रयास हो रहा है क्या? जी बिल्कुल, प्रयास तो होना चाहिए। हालांकि ये सारे मूर्तियों को अभी पटना म्यूजियम में ले जाकर वो लोगों ने रखा है, जो हम लोगों ने काफी उसका फिर विरोध भी किया था कि मूर्तियां को का नंबरिंग करके यहीं पे रहने दिया जाए, क्योंकि ये तो झारखंड का चीज है और हमारा चीज है। तो उन लोगों ने आश्वासन दिया कि नहीं ठीक है, आपके पास कोई प्रिजर्वेशन का या इस टाइप का कोई म्यूजियम अगर सरकार बनाती है या फिर गांव वाले लोग यहीं पे कुछ बनाते हैं या सरकार टूरिज्म के लिए, तो हम लोग मूर्ति को आपको वापस कर देंगे उस म्यूजियम के लिए। और एक चीज जो हमारे पीछे ये पहाड़ है, सीतागढ़ा का पहाड़ है, इसके बारे में भी कुछ एक तरह से जानकारी है कि ये किस तरह से यहाँ पे इसका डेवलपमेंट हुआ था, अंग्रेजों को कितना प्यार था इससे। ये जो हजारीबाग का पूरा इलाका जो है ना, तो ये अंग्रेज लोग का काफी पसंदीदा इलाका था। और जब कलकत्ता से उनका आर्म्स का या आर्मी का मूवमेंट जब होता था उस जमाने में, तो एक तरह से आर्मी लोग के लिए यहाँ पे रुकने का और ठहरने का बहुत अच्छा उन्होंने व्यवस्था किया था शुरू से। तो ये सीतागढ़ा का पहाड़ उनको बहुत खूबसूरत लगता था। और इसी तरह से आप देखिएगा हजारीबाग के आसपास सेंट्रल जेल हो या बहुत सारा चीज का उन्होंने निर्माण करवाया यहाँ की सुंदरता को देख करके। तो इसको माउंट ग्लूमी वो लोग बोलते थे, और इस पे उन लोग का विचार था कि ऊपर में एक रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया जाए। जैसे कलकत्ता से नजदीक होने की वजह से वो लोग कोई ऐसा जगह खोज रहा था कि जो हिल स्टेशन के टाइप हो और रास्ता भी करीब हो, ऑन रूट हो। तो ये GT रोड के किनारे भी पड़ता था, और ये लोग यहाँ से बगोदर से होके एक ओल्ड GT रोड, छोटा GT रोड ये लोग बनाया था आर्मी का अपना ट्रेवल करने के लिए, जो यहाँ पर देखिएगा बगोदर होते नीचे से सीधे मुगल सराय में निकलता है रोड। तो इससे ना दिल्ली का रास्ता भी शॉर्ट पड़ता था उन लोगों को, करीब 150-200 किलोमीटर उस जमाने में। बहरनपुर का जो ये इलाका है, ये निश्चित तौर पर जिस तरह से खुदाई के बाद मिला है, तो हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक के साथ साथ इसकी एक अपनी धार्मिक मान्यता भी है। अपने सहयोगी अवधेश के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, हजारीबाग। राज्य में आज हूल क्रांति दिवस मनाया जा रहा है। झारखंड के आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ जिस दिन विद्रोह किया था, उस दिन को हूल क्रांति के नाम से जाना जाता है। हूल क्रांति दिवस इसी का प्रतीक है। इस युद्ध में करीब 20,000 आदिवासियों ने अपनी जान गंवाई थी। वैसे तो आजादी की पहली लड़ाई 1857 को मानी जाती है, लेकिन झारखंड के आदिवासियों ने 1855 में ही अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया था। 30 जून 1855 को सिदो कान्हू के नेतृत्व में साहबगंज जिले के भोगनाडीह गांव में पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ संताल आदिवासियों ने एकजुट होकर अंग्रेजों के दमनकारी नीतियों का विरोध किया था। हूल दिवस के मौके पर आज राज्य भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज साहबगंज के भोगनाडीह में कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। भोगनाडीह शहीद सिदो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो की जन्मस्थली है। उधर वीर शहीद सिदो कान्हू के शहादत गांव पचकटिया के क्रांति स्थल पर लोगों ने उन्हें नमन किया। और आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कितना खास है आज का दिन। 1855 में 30 जून को संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई। तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी के संथाल जनजातीय समुदाय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारी प्रथा के खिलाफ आवाज बुलंद की और बगावत शुरू कर दी। 1857 की क्रांति से 2 वर्ष पहले आरंभ हुआ ये संथाल आंदोलन 10 नवंबर 1855 तक मार्शल लॉ घोषित किए जाने तक
जारी रहा। संथालों का विद्रोह स्थायी समायोजन की अन्यायपूर्ण राजस्व प्रणाली के विरोध में था, जो वन उत्पादों और वस्तु विनिमय प्रणाली पर निर्भर समुदाय का शोषण कर रही थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस के 1793 के परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के अनुसार भूस्वामियों का अपनी जमीन पर स्थायी और विरासती अधिकार तभी तक रहेगा जब तक कि वे अपेक्षित भू राजस्व चुकाते रहेंगे। इस प्रकार जमींदारी की ये नई प्रथा आरंभ करने के लिए ब्रिटिश शासकों ने संथालों और अन्य जनजातीय समूहों से उनकी जमीन जब्त करना शुरू कर दिया। संथालियों को अब इन नए भूस्वामियों की सेवा करनी थी, जो उनके कृषि उत्पादों का बड़ा हिस्सा ले लेते और उनके पास लगभग कुछ भी नहीं बचता। अपने गुजारे के लिए उन्हें साहूकारों से उधार लेना पड़ता था, जो इन वंचित और निर्धन लोगों को अनाप शनाप दरों पर ऋण देते। विवश होकर संथालों को पीढ़ी दर पीढ़ी बंधुआ मजदूरी करने को मजबूर होना पड़ा और वे ब्रिटिश शासकों की मांग पूरी करने के लिए जमीन जोतते रहे। अनेक संथालियों को अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई नील की खेती या रेलवे निर्माण कार्यों में भी काम करना पड़ा। मुर्मू वंश के 4 भाइयों सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने अपनी बहनों फूलों और झानों के साथ संथालियों के शोषण के खिलाफ खुले विद्रोह की शुरुआत की। उन्होंने आसपास के इलाकों से हजारों संथालियों को एकत्र किया और घोषित कर दिया कि इस शोषण से आजादी सिर्फ सशस्त्र संघर्ष से ही संभव है। जैसे जैसे विद्रोह सशक्त होता गया, कंपनी प्रशासन संथालियों से निपटने के लिए अधिक से अधिक सैनिक भेजता गया। जवाब में संथालियों ने अपने पारंपरिक हथियारों से डटकर मुकाबला किया। ब्रिटिश शासन ने इस विद्रोह के प्रमुख नेता सिद्धू और कान्हू को पकड़ने के लिए 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया। हजारों संथाल और उनके गांव के गांव इस संघर्ष के बलि चढ़ गए। हाथियों ने उनके घरों को रौंद डाला। औपनिवेशिक शासन इस विद्रोह को कुचलने में कामयाब रहा। सिद्धू और कान्हू को मार डाला गया, लेकिन संथालों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनके विद्रोह का समापन संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जारी किए जाने से हुआ, जिसमें औपनिवेशिक शोषण से थोड़ी राहत दिलाई गई थी। नियमित पुलिस बल की तैनाती समाप्त कर दी गई और ग्राम प्रमुख को शांति बहाल रखने का दायित्व सौंपा गया। आजादी की पहली 2 वर्ष बाद लगने वाले जगन्नाथ मेला की तैयारी जोर शोर से चल रही है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण जगन्नाथपुर मेला नहीं लगा था, लेकिन इस बार इसकी अनुमति मिलने से लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आज मेला के अनुष्ठान का काम शुरू हो रहा है। 16 दिनों के अज्ञातवास के बाद आज भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भक्तों को दर्शन देंगे। प्रभु जगन्नाथ का नेत्रदान आज होगा। कल रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा आज हूल दिवस पर शाम 4 बजे हजारीबाग के स्थानीय पीडब्ल्यू चौक में नवनिर्मित सिद्धू कान्हू की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चतरा सांसद सुनील सिंह ने मनातू प्रखंड की विभिन्न पंचायतों का दौरा कर ग्रामीणों के साथ संवाद किया। चतरा सांसद ने नवनिर्वाचित जिला और पंचायत सदस्यों को जीत की बधाई और शुभकामनाएं भी दी। सरायकेला उपायुक्त ने समाहरणालय सभागार में स्वास्थ्य विभाग एवं समाज कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं की कार्य प्रगति की समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को आपसी तालमेल स्थापित कर उन्हें ससमय पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने बच्चों और महिलाओं को बेहतर सुविधा प्रदान करने पर भी जोर दिया। पूर्वी सिंहभूम जिला में आगामी 3 जुलाई को आयोजित होने वाली झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने बैठक कर कदाचार मुक्त परीक्षा पर जोर दिया। 2 पालियों में 16 परीक्षा केंद्रों में होने वाली इस परीक्षा के लिए 16 स्टैटिक एवं 9 जोनल दंडाधिकारी सह उड़न दस्ता की प्रतिनियुक्ति की गई है। कोडरमा जिले के कोडरमा और तिलैया थाना क्षेत्र में एटीएम से अवैध निकासी मामले में पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके पास से अलग अलग बैंकों के 55 एटीएम कार्ड, 2,11,000 रुपए नकद, 1 स्वाइप मशीन, 1 कार और 5 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। ये शातिर अपराधी आम लोगों का एटीएम धोखे से बदलकर अवैध निकासी कर लेते थे। दुमका में सर्वजन पेंशन योजना से लाभुकों को जोड़ने के लिए आगामी 8 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। योग्य लाभुक संबंधित अधिकारी से दस्तावेज के साथ मिलकर पेंशन फॉर्म जमा कर पेंशन की सूची में नाम जुड़वा सकते हैं।
पलामू में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से परिवहन विभाग के सड़क सुरक्षा विंग द्वारा ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन कर रहे वाहन चालकों की काउंसलिंग की जा रही है। परिवहन कार्यालय में प्रोजेक्टर के माध्यम से उन्हें हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाने के फायदे तथा अन्य यातायात नियम से अवगत कराया जा रहा है। उपायुक्त ने केसीसी सम्मान कार्यक्रम का आयोजन कर जिले के 10 पंचायतों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले मुखिया और बैंक शाखा प्रबंधक समेत अन्य पदाधिकारियों को आपसी समन्वय तथा बेहतर कार्यशैली को लेकर बधाई व शुभकामनाएं दी। उन्होंने सभी से पत्तल निर्माण को बढ़ावा देते हुए थर्मोकोल मुक्त पंचायत बनाने की दिशा में भी काम करने का आह्वान किया। पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत झिकपानी के साधुबासा में प्रशासनिक अधिकारियों ने डिस्ट्रिक्ट इनोवेशन फंड के तहत स्वावलंबी सहकारी समिति द्वारा संचालित लाह प्रोसेसिंग यूनिट का जायजा लेते हुए उत्पादन विधि, प्रसंस्करण, बाजारीकरण से संबंधित जानकारियां हासिल की। इस सहकारी समिति से 50 महिला पुरुष किसान जुड़े हैं। कोडरमा के उपायुक्त ने ग्रीन कोडरमा और क्लीन कोडरमा पर बल दिया है। उन्होंने जिले को हरा भरा बनाने के लिए कार्यालय, स्कूल, अस्पताल, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्रों और अन्य स्थानों की साफ सफाई करने और पौधे लगाने का निर्देश दिया। और अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने प्रथम एमएसएमई क्षमता निर्माण योजना और पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम की नई स्कीम का किया शुभारंभ। राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार भी किए वितरित। मुख्यमंत्री से जुड़े खनन, लीज और शेल कंपनी मामले में झारखंड हाईकोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन की बेंच में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है मामला। जैक द्वारा जारी होगा इंटर कला और वाणिज्य संकाय का परीक्षा फल। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के नतीजे 15 जुलाई तक हो सकते हैं घोषित। हूल दिवस पर आज संताल सहित राज्य भर में कार्यक्रमों का आयोजन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भोगनाडीह में